राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन दाखिल करने के लिए द्रौपदी मुर्मू कल शाम ही ओडिशा से दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल देकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होना है, तो वहीं विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावकों में शामिल होंगे। तो आज एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करेंगी। वहीं आपको बता दें कि नामांकन में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक होंगे। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि आज नामांकन प्रक्रिया में नेता और कार्यकर्ता भी वहां पर शामिल रहेंगे। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने बयान दिया है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के समर्थन में नामांकन के लिए जाएंगे। 4 नॉमिनेशन पेपर तैयार किए जा रहे हैं। एक नॉमिनेशन पेपर उत्तर भारत की तरफ से तैयार हुआ है, जिसमें हरियाणा भी है और हिमाचल भी है। तो वहीं सीएम ने कहा कि जिस हिसाब से संख्या गणित है, उस हिसाब से एनडीए के उम्मीदवार की जीत होगी, ये उम्मीद करता हूं कि वही सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को भी अपने उम्मीदवार खड़े करने का अधिकार है। सीएम ने कहा कि वोट वैल्यू के हिसाब से जीत की संभावनाएं एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में ही बन रही हैं। सीएम ने कहा कि यूपीए का उम्मीदवार अगर मैदान में आता है तो स्वागत है, अगर नहीं आता तो सर्वसम्मति से एनडीए का उम्मीदवार चुना जाएगा। वही स्थानीय निकाय चुनाव के परिणामों पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। तो वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस तो मैदान छोड़कर ही भाग गई थी। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि निकाय चुनाव में जो निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, उनमें से कई चाहते हैं कि उन्हें सरकार के साथ चलना है। सर, आज आपने बैठे, उन्होंने चौके डेमोक्रेसी है, इसलिए उन्होंने खड़ा करना है और खड़े करके और अपना एक फिगर जैसे कराएं। लेकिन ये तो गणित है, और गणित में जो एनडीए के कैंडिडेट हैं, विधानसभा भी और लोकसभा, राज्यसभा, सबके जो सांसद सब मिला करके इनकी सबकी अपनी वोट वैल्यू होती है। उस वोट वैल्यू के हिसाब से मेजोरिटी जो है वो एनडीए की ही बन रही है। इसलिए यूपी के लोग अगर एक उस नाते से आते हैं तो स्वागत है उनका, और ना आए तो सर्वसम्मति से बनी सकते। स्थानीय निकाय चुनाव का जो कल रिजल्ट आया है, आप लोगों को देखा कि हरियाणा की नगर पालिका नगर परिषद जो 46 की संख्या थी, उसमें लगभग 28 स्थानों के ऊपर हमारे कैंडिडेट या तो प्रत्यक्ष सिंबल वाले जीते हैं, नहीं तो सपोर्टेड कैंडिडेट हैं वो जीते हैं। जेजेपी और बीजेपी के कैंडिडेट्स का एक स्पष्ट बहुमत यानी 60% से ऊपर सीटों पर जीते हैं। कांग्रेस तो मैदान छोड़ करके ही भाग गई थी। बाकी कुछ इंडिपेंडेंट्स जो आए हैं, उनमें से भी कईयों की ऑफर है कि हम भी सरकार के साथ चलना चाहते हैं। इसलिए एक मैं ऐसे जीते हुए सभी कैंडिडेट्स को, सभी हमारे चेयरमैन, पार्षद, उनको बधाई देता हूँ। ठीक है सर, थोड़ा सा सर के लिए पूछना था सर कि बता रहे आराम से एक तो लगा लो नामांकन में हिस्सा लेने के लिए रेडी। सर, कल सर प्रेसिडेंट इलेक्शन है सर, आज आपने बैठक भी की है सर, किस तरीके से सर इसको देख रहे हैं? एनडीए ने सर उम्मीदवार बनाए। चंडीगढ़ में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में बीजेपी विधायकों के अलावा जेजेपी और निर्दलीय विधायक भी शामिल हुए। तो वहीं आपको बता दें कि नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार और कार्तिकेय शर्मा भी बैठक में मौजूद रहे।
बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमने निकाय चुनाव में 60% से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की, जिसके लिए मैं हरियाणा की जनता का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव पर भी बयान दिया और कहा और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। मित्रों, सबसे पहली बात तो कि स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाएं, कुल 46 इकाइयों का ये चुनाव था। और विशेषता इस चुनाव की ये थी कि सबसे पहली बार चेयरमैन का जो सीधा चुनाव हुआ है और इस सीधे चुनाव का बहुत स्वागत किया गया। सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा ये मूव है, एक सफल मूव। और उसमें जब रिजल्ट आए हैं तो ये मान कर चलें कि हमारे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सब मिला करके और हमारी एक अच्छी मेजोरिटी, मैं समझता हूं कि सब मिला के 28 यानी मोर देन 60% ये रिजल्ट हमारे पक्ष में आया है। कांग्रेस तो मैदान छोड़ के ही भाग गई है और उनको तो कहीं ना भरोसा था कि भी हम कोई जीत पाएंगे और इसलिए सिंबल दे करके उन्होंने अपने आप को कोशिश की है बचाने के, लेकिन बच नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट किया था। कोई भी कांग्रेस के द्वारा या उनके किसी नेता के द्वारा सपोर्टेड कोई कैंडिडेट जीत नहीं पाया। जैसा हमको पता है कि देश के राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है वो घोषित हो चुका है, उसका नामांकन अब हो रहा है। तो उस नामांकन के लिए देश भर के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, उन सबको नामांकन के लिए आह्वान किया जाता है। कल राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट के नाते मैडम द्रौपदी मुर्मू, उनका नामांकन कल होना है। तो आज उत्तर भारत के जितने हमारे विधायक सांसद हैं उनकी ओर से एक फार्म भरा जाना है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के सभी विधायक सांसद उन एक यानी फॉर्म पर साइन करके तैयार करके कल लेकर के जाएंगे। इसी प्रकार दिल्ली में अलग से फार्म भरे जा रहे हैं, देश भर में बाकी जगह फार्म भरे जा रहे हैं और कल जो है नामांकन होगा। और निश्चित रूप से एनडीए के नाते से जो भी मुकाबला होगा उस मुकाबले में एनडीए का हमारा कैंडिडेट निश्चित रूप से विजयी होंगे। हम कल कुछ मुख्यमंत्रियों को बुलाया है वहाँ, तो मुझे भी कहा गया है कि कल वहाँ प्रधानमंत्री जी, कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्री नामांकन के समय वहाँ से उपस्थित रहें। कल मैं वहाँ जाकर के इच्छाएं व्यक्त की हैं कुछ हमारे साथियों ने। हम भी चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर एक अच्छा बड़ा शो किया जाए। कब करेंगे और किस उपलक्ष्य में करेंगे उसका भी विचार करना बाकी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। एनडीए के तौर पर सबसे पहले हम प्रपोजर के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको एनडीए का संयुक्त उम्मीदवार बना है, उनका समर्थन करेंगे। और आज उसी लिए हम सब जेजेपी के विधायक इकट्ठे हुए थे और आगे भी जो प्रोसेस होगा उसके अंदर एनडीए पूरा चर्चा हुई है विधायकों से और यही निर्णय लिया है कि एनडीए के तौर पर सबसे पहले हम प्रपोजर के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको एनडीए का संयुक्त उम्मीदवार बना है, उनका समर्थन करेंगे। और आज उसी लिए हम सब जेजेपी के विधायक इकट्ठे हुए थे और आगे भी जो प्रोसेस होगा उसके अंदर एनडीए पूरा चर्चा हुई है विधायकों से और यही निर्णय लिया है कि एनडीए के तौर पर सबसे पहले हम प्रपोजर के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको एनडीए का संयुक्त उम्मीदवार बना है। हरियाणा में निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को मिली जीत को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर हरियाणा में कांग्रेस को साफ कर देगी। उन्होंने साथ ये भी कहा कि इससे पहले राज्यसभा चुनाव और अब निकाय चुनाव में मिली जीत इसका प्रमाण है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक, सोनीपत और झज्जर को अपना गढ़ बताते हैं। उनके 4 शहरी निकायों में चुनाव थे लेकिन वो सभी हार गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी का जमकर प्रत्याशियों की जीत का जो है वो पूरा दम लगाया था, लेकिन वहां कोई चमत्कार नहीं कर पाए। को दोनों संगठन के बधाई देता हूं कि उनने पूरी मेहनत लगन के साथ कार्य किया और आज उसका नतीजा है कि इतनी बड़ी मात्रा में गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीते। और खुशी की बात है कि और ऐसे साथी भी जो चुनाव जीते हैं
उनने भी फिर ये फैसला लिया है कि वो गठबंधन के साथ मिलकर सरकार को और मजबूत कर निकायों में रहेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे। गुरुग्राम में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर शुक्रवार से शुरू हुआ। इस शिविर में 150 से ज्यादा बीजेपी के वॉलंटियर हिस्सा लेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि जो देश के अलग अलग राज्यों से आएंगे, ये शिविर गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय में चलेगा। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य की माने तो 3 दिन का राष्ट्रीय स्तर का अनुसूचित जाति प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिन के शिविर में 25 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। तो गुरुग्राम में 3 दिन का अनुसूचित जाति शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण शिविर में 25 तारीख को सीएम मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से यहां पर प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचेंगे। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की चेयरपर्सन केशनी आनंद अरोड़ा ने गुरुवार को चंडीगढ़ में आयोजित एक बैठक की। इस बैठक में विभागों के अधिकारियों ने उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। उन्होंने उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग पर बल देते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ट्रीटेड वेस्ट वाटर पॉलिसी 2019 के तहत निर्धारित मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाए। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जल संसाधन प्राधिकरण की बैठक हुई। वहीं चेयरपर्सन केशनी आनंद अरोड़ा ने इस बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा से बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार ने कहा कि हरियाणा की आवाज संसद में उठाना उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं उन्होंने अग्निपथ स्कीम को देश के युवाओं के लिए बेहतरीन बताते हुए युवाओं से किसी की बातों में ना आने की अपील भी की। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार से खास बातचीत की हमारे रिपोर्टर प्रवीण शर्मा ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद कृष्ण पवार जी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे आज बातचीत करेंगे कि निर्विरोध उनका चयन हुआ और अब वो राज्यसभा में जाकर हरियाणा की किन मुद्दों को वहां पर उठाएंगे। तो जानते कृष्ण पवार जी से। स्वागत है सर आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, ओम प्रकाश धनखड़ का, केंद्रीय नेतृत्व संगठन और प्रदेश के संगठन का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में सर्व अनुसूचित जाति समाज को इतना बड़ा सम्मान दिया है। तो मैं सर्व अनुसूचित जाति समाज की तरफ से और अपनी तरफ से मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जब राज्यसभा में आप जो सवाल उठाएंगे? क्या इसके लिए जब भी कोई प्रतिनिधि चाहे एमएलए बने, एमपी बने, राज्यसभा में जाए, उसके दिमाग पर एक प्रेशर होता है। भी मैं बन तो गया लेकिन मैं जाकर वहाँ क्या बोलूँगा। वो मुझे 1% भी दिक्कत नहीं है कि मेरा 30 साल का विधानसभा का अनुभव है और 35 साल मैंने लगातार असेंबली के चुनाव लड़े हैं और 25 साल में लगातार जीता हूँ। तो मेरे दिमाग पे 1% भी कोई ये नहीं है कि मुझे वहाँ पर जाकर बोलने में कोई दिक्कत आएगी। तो प्रदेश के हित के जो बात होगी निश्चित तौर पर मैं राज्यसभा में उठाएंगे। बाकी रही देश और प्रदेश में जो आज विकास की दृष्टि से विपक्ष भी कहता है कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व माननीय मनोहर लाल ने प्रदेश के अंदर जो विकास कराए हैं, विपक्ष भी उनकी सराहना करता है। एक अभी कुछ देर पहले आपने सवाल का जवाब भी दिया था कि अग्निवीर को लेकर प्रदेश भर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, युवा मतलब किसी तरह संतुष्ट नहीं हो रहे। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे उनको? इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह ने जो ये फैसला किया है कि जो हमारा देश का उज्जवल भविष्य जो युवा पीढ़ी है, जो 17 साल और 21 साल के बीच में, मैं नहीं कहता सारे बच्चे खराब हो जाते हैं लेकिन काफ़ी बच्चे गलत ट्रैक पर चढ़ जाते हैं। तो इसलिए जिस प्रकार से अर्जेंटीना में हर बेटा बेटी मिलिट्री की ट्रेनिंग लेता है और इसी प्रकार से केंद्र की सरकार ने फैसला किया है कि 4 साल इनको ट्रेनिंग दे के, और जिसमें 25% केंद्र सरकार ने जिम्मेवारी ली है, हम डायरेक्ट इनको डिफेंस में भर्ती करेंगे। बाकी 75% वो चिंता युवाओं को ये थी हमारा भविष्य क्या रहेगा। तो माननीय मनोहर लाल जी ने कल क्लियर कर दिया
कि 75% को हम ग्रुप सी और डी में 100% गारंटी देते हैं, हम उनको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद कृष्ण पवार जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि युवा भटके ना, इंतजार करें, सरकार का ये फैसला उनके हित में है। चंडीगढ़ की जेलों में फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशों के मुताबिक प्रदेश में सभी सरकारी भवनों में आग से बचाव के लिए प्रबंध होने चाहिए। साथ ही उन्होंने जेल अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला जेलों में जरूरी बदलाव किए जाए। जेलों को भी जल्द से जल्द फायर सेफ्टी उपकरण भेजे जाए ताकि आग की घटनाओं पर रोक लग सके और किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो। कैथल में लोगों की धारणाएं हैं कि भगवान हनुमान की जन्मस्थली कैथल है, जिस पर महंत गोविंदानंद महाराज जी ने कैथल में हनुमान जन्म स्थल को लेकर प्रेस वार्ता की और वाल्मीकि रामायण सहित कई वेदों पुराणों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि हनुमान जी का जन्म कर्नाटका के किष्किंधा पर्वत पर ही हुआ था। महंत जी ने इच्छा जाहिर कर कहा कि हनुमान जन्म को लेकर एक मत होना चाहिए। रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनी गर्भ संभूत कपीन्द्र सचिवोत्तम रामप्रिय नमस्तुभ्यं हनुमान रक्ष सर्वदा। श्री हेमकूट निलय पंपालिंगन कामुकः गंगाधरो विरूपाक्षो मंगलम दिशदात् सदा। भगवान की कृपा से आज हमको एक सौभाग्य मिला। हरियाणा जो राज्य में, इस हरियाणा जो राष्ट्र कहलाता है, राष्ट्र माने भारत देश में जो हृदय स्थान, राजधानी की जो बगल में ही कुरुक्षेत्र की जो मुख्य स्थान में आवृत है, एक कैथल प्रांत में आने के लिए हमको सौभाग्य मिला। आज हमारा कैथल जो प्रांत में आने के लिए मुख्य विषय लक्ष्य है कि सारी लोग जानता है अयोध्या में श्री रामचंद्र भगवान की जो जन्मस्थली, जो अयोध्या राम जन्मभूमि में राम भगवान के लिए भव्य मंदिर की निर्माण का कार्य चल रहे हैं। उसी साथ साथ राम भगवान के अनन्य भक्त एकादश रुद्रम में अवतारे में एक है और वायु औरस पुत्र हैं, वायु भगवान का औरस पुत्र है। केसरी अंजनी दंपतियों का जो सुपुत्र है बजरंग बली हनुमान जी का जन्म स्थल है पंपा क्षेत्र किष्किंधा, तुंगभद्रा के किनारे आता है। अभी वर्तमान में कर्नाटक में है किष्किंधा क्षेत्र। तो हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा क्षेत्र में हनुमान जी के लिए भी एक भव्य मंदिर का निर्माण का प्रक्रिया चल रही है। और इसके साथ साथ आजकल समाज में सारी हिंदू धर्म ग्रंथों से हमारा रामायण, महाभारत, इतिहास, वेद, पुराण, स्मृति, श्रुति ग्रंथों से जो ज्ञान उपार्जन की जो प्रक्रिया थोड़ा लुप्त होते जा रहे हैं और धार्मिक ग्रंथ अध्ययन अध्यापन से भी, ज्ञान से भी पूरा समाज दूर हो गया। उसका प्रभाव ये हुआ कि आजकल रामानंद सागर सीरियल आने के बाद रामायण के बारे में बहुत लोगों को थोड़ा ज्ञान बढ़ा, परंतु जब हनुमान जी के विषय, अन्य देवताओं के विषय को लेकर समाज में थोड़ा ये ज्ञान कम होते आ रहे हैं, क्योंकि ये विद्या विधान है। अब इसका प्रभाव क्या हो रहा है कि आजकल हनुमान जी का जो जन्म वृत्तांत को लेकर किसी को नहीं पता चल रही कि हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ। यद्यपि सब लोग जानता है, 99% सब लोग जानता है हनुमान जी का जन्म किष्किंधा में ही हुआ। सांप्रदाय से अनेक वर्षों से ये सुनते ही आया, परंतु हनुमान जी का जन्म के बारे में कौन सा ग्रंथ में उल्लेख है कि किष्किंधा में हनुमान जी का जन्म हुआ, इसके प्रमाणिक ग्रंथ क्या है? हनुमान जी का शुद्ध जन्म इतिहास चारित्र के बारे में हम
जानना चाहता तो कहाँ मिलता है हमको। कुछ लोग बोलते हैं कि झारखंड में, कुछ लोग बोलते हैं कि बिहार में, कुछ लोग बोलते हैं कि नासिक में, कुछ लोग बोलते हैं कि तिरुपति में, कुछ लोग बोलते हैं कि कैथल में। ऐसे अनेक सारी विषय सामने आ रहे हैं। तो इसके लिए एक शास्त्रीय ढंग से समाधान सब लोगों को मिलना चाहिए, वो प्रामाणिक रूप से मिलना चाहिए। हनुमान जी के जन्म के वृत्तांत के बारे में कहाँ मिलता है हमको उल्लेख? ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। ये जो अभी आप जो पुस्तक देख रहे हैं, परंपरागत गोविंदराजीय व्याख्यान, तिलक व्याख्यान, भूषण व्याख्यान से सुशोभित वाल्मीकि मूल रामायण है। जो राम भगवान की संपूर्ण इतिहास को जब वाल्मीकि महर्षि संपूर्ण रामायण में ग्रंथस्थ रूप में सारे श्री रामचंद्र भगवान का लीला इतिहास सब इसमें उल्लेख करता है। रामचंद्र भगवान की दिव्य सानिध्य में राम भगवान की समकालीन होकर त्रेता युग में वाल्मीकि महर्षि राम भगवान की इतिहास के साथ साथ सीताया चरितम महत, सीता मैया जी का संपूर्ण चरित्र भी हमको रामायण में मिलता है, जन्म से लेकर, जन्म तिथि से लेकर। उसके साथ साथ न केवल राम भगवान का, न केवल सीता मैया का, अपितु हनुमान जी का भी संपूर्ण जन्म वृत्तांत हमको ये वाल्मीकि रामायण में मिलता है। तो सब लोग रामायण पढ़ना कम हो गया, इसीलिए पता नहीं चल रही कि हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ। हनुमान जी के जन्म के वृत्तांत के बारे में संपूर्ण रामायण में 4 जगहों में आता है। चलिए, बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।